नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। बिहार में दूसरे दौर के लिए घमासान तेज। अमित शाह ने कहा विकास विरोधी हैं लालू नीतीश। नीतीश का प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाने का आरोप। पंजाब में रेल रोको आंदोलन खत्म। अब किसान करेंगे मंत्रियों और विधायकों का घेराव। 22 अक्टूबर से जिला स्तर पर आंदोलन का ऐलान। गुंटूर में अनशन पर बैठे जगमोहन रेड्डी की हालत बिगड़ी। वाईएसआर कांग्रेस का मुख्यमंत्री पर जबरन अनशन तोड़वाने का आरोप। विशेष राज्य की मांग पर 6 दिन से अनशन जारी। अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले के विरोध में साहित्यकारों की मुहिम तेज। पंजाबी लेखिका दलीप कौर तिवाना का पद्मश्री लौटाने का ऐलान। अब तक 23 ने लौटाया सम्मान। और 3 दिन के दौरे पर इजरायल पहुंचे राष्ट्रपति। दोहरे कराधान और सांस्कृतिक सहयोग समेत कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। कल संसद में संबोधन। और आइए देखते हैं पहली खबर। पंजाब में अब आंदोलनकारी किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए मंत्रियों और विधायकों का घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री से बातचीत विफल होने के बाद यह फैसला लिया गया और इस नई रणनीति के तहत किसानों ने रेल रोको आंदोलन को वापस ले लिया है। आंदोलन का अगला चरण 22 अक्टूबर से जिला लेवल पर शुरू होगा। पंजाब में किसानों ने 7 दिनों से जारी रेल रोको आंदोलन वापस ले लिया है, लेकिन सरकार के खिलाफ उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। फसलों के उचित मुआवजे को लेकर किसान अब 22 अक्टूबर से बादल सरकार के मंत्रियों का घेराव करेंगे। इसके अलावा वो सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों और दूसरे पार्टियों के नेताओं का भी जिला स्तर पर घेराव करेंगे। साडी संस्था है जिहड़ी 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰष करो, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ नहीं सुन रहे। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और किसान नेताओं के बीच बातचीत बेनतीजा रही। किसान सफेद कीट के कारण कपास की फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रति एकड़ 40,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। इस मांग को पूरा करने में 4200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वो धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के साथ कर्ज माफी और कृषि मजदूरों के लिए भी राहत पर अड़े हुए हैं। पिछले 7 अक्टूबर से जारी रेल रोको आंदोलन की वजह से राज्य में रेल यातायात बुरी तरह से चरमरा गया है। बंद की वजह से अंबाला और फिरोजपुर रेल मार्ग पर राज्य से गुजरने वाली समझौता एक्सप्रेस समेत करीब 1100 ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। रेल प्रशासन के मुताबिक यातायात को फिर से सुचारू बनाने के लिए 24 घंटों का समय लगेगा। रेल रोको आंदोलन की वजह से रेलवे को 150 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और किसानों के इस आंदोलन और उनकी बदली हुई रणनीति पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं संपादक मनीभास्कर.com के हरवीर सिंह। हरवीर जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं यही सवाल है कि जिस तरीके से पूरा आंदोलन है और जो मांगे हैं, क्या वाकई ऐसी मांगे दिखती हैं जहां पर सरकार अब तक सुध न ले, या फिर सरकार किसी तरह की कोई बड़ी पहल करती हुई अब तक नजर नहीं आती है? एक्चुअली मेरा जो मानना है कि इस वक्त जो देश का किसान है वो सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पिछले कई दशकों में ये सबसे बुरा दौर है देश के किसानों के लिए। तमाम सारी जो फसलें हैं, वो कपास हो, वो गन्ना हो, वो गेहूं हो, धान हो, सबके दाम बुरी तरीके से गिरे हैं। और हालत ये हो गई है कि हर हिस्से में आपको किसानों की आत्महत्याओं की खबरें आ रही हैं। ऊपर से जैसे पंजाब का जो कपास उत्पादन वाला इलाका है, उसमें जो वाइट फ्लाई का जो अटैक हुआ, उसमें जो फसल बर्बाद हुई, उसने उनकी कमर और बुरी तरीके से तोड़ दी। अब सवाल ये होता है कि किसान आंदोलन करने को मजबूर क्यों हुआ? जब उसको नाउम्मीदी हो गई राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से, उसके बाद वो सड़कों पर उतरा। उसने रेल रोकी, बड़ा समझदारी का फैसला लिया कि क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कतें होती हैं, तो उन्होंने रेल वाला अपना स्थगित किया है। और अब उन्होंने कहा कि जो हमारे नुमाइंदे हैं उनका घेराव करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। बहुत ही जायज़ है, क्योंकि वो लोग उन्हीं के वोट के प्रतिनिधि, उन्हीं से वोटों से चुन करके गए हैं फैसला लेने के लिए। और ये इस मामले में जो पंजाब सरकार की संवेदनहीनता है वो अपने चरम पर है। जिस तरह से किसानों को वार्ता में कहा गया कि हमारे पास आपके लिए पैसा ही नहीं है, हमारे फाइनेंसेस बहुत ख़राब है। आप विज्ञापन पर विज्ञापन देखिए,
आप प्रदेश को कहते हैं कि देश में सबसे ऊंचे नया धंधा शुरू करने वाला नंबर 1 स्टेट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को कोट करते हुए आप छा गए हैं देश के और विदेश के तमाम सारे पब्लिकेशंस में बढ़ाई करते हुए अपनी, और आपका किसान आत्महत्या कर रहा है। आप देखिए कर्नाटक में किसान आत्महत्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश में कर रहा है, आंध्र में कर रहा है, महाराष्ट्र में कर रहा है, पंजाब में कर रहा है, हरियाणा में कर रहा है। ये कौन से ऐसे राज्य हैं? ये वो राज्य हैं, मध्य प्रदेश में कर रहा है, इवन गुजरात में कर रहा है, जहाँ पर ये माना जाता था कि किसान मजबूत स्थिति में है। इसका मतलब आप उनकी क्या मांग है? उनका कहना है कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो आप कपास का, और जहाँ फसल बर्बाद हो गई आप हमें कंपनसेट कर दो। उसमें क्या गलत है उसमें? दूसरा, धान जो बासमती धान किसान उगाता था जिसका दाम 3 साल पहले 5,000 रुपये मिल रहा था, आज 1,500 रुपया, 1,600 रुपया। इस देश में पहली बार हुआ कि बासमती और गैर बासमती धान की कीमत बराबर हो गई है। तो वो पिछले साल आया 2,500-2,600, इस बार आ गया 1,600-1,500। और यही नहीं, इवन जो नॉन बासमती धान जो सरकार खरीद करती है, कई राज्यों में यह हालत है कि सरकारें नहीं खरीद रही है, वो 1,100 रुपये तक में बिक रहा है। तो ऐसे में गन्ने का दाम नहीं मिलेगा, कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होगा, जो फसल बर्बाद हो गई उसके लिए कोई कंपनसेशन के लिए तैयार नहीं है, धान की कीमतें 1/3 रह गई, तो किसान कहाँ जाएगा? तो क्या हुआ उन नीतियों का जो कि किसान के पक्षकार या पैरोकारों के तौर पर ही सरकारें कहती थीं? और अगर मैं पंजाब की बात करूं, वहाँ पर अकाली और बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कोऑर्डिनेशन की कोई मुझे लगता नहीं क्योंकि कमी होगी। देखिए, ये लगातार माना गया कि जो अकाली दल है वो किसानों की पैरोकार पार्टी है। और इंटरेस्टिंगली जो किसान यूनियन एक होती थी पहले पंजाब में बड़ी, उसके जो प्रतिनिधि जो प्रमुख होते थे पंजाब के, वो पिछले टेन्योर में भी और इस टेन्योर में भी पंजाब में मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष हैं, अजमेर सिंह लाखोवाल। अभी कई बार आपको यहाँ पे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों के मुद्दों पर करते मिल जाएंगे। मैं हैरान हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं इस वक्त तक वो पंजाब बोर्ड के चेयरमैन मंडी के बने हुए। उनको छोड़ देना चाहिए अगर किसानों से हमदर्दी है। तमाम सारे किसानों से बात होती है हम लोगों की, दूर दूर से फ़ोन आते हैं, वो इतने त्रस्त हैं, उनका मानना है कि हमारा कोई नुमाइंदा ही नहीं बचा है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। एक तो देश में बड़े किसान आंदोलन खत्म हो रहे हैं, मुझे लग रहा है ये शुरुआत है। आज पंजाब में है, कल को उत्तर प्रदेश में उठेगा, तो छुटपुट होते हैं। मेरे ख्याल से राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं एक सामूहिक तौर पर नहीं दिख रहा है, जो कि दिखना चाहिए। उसी से ये केंद्र सरकारें, हमारे जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, वो अपना रुख बदल पाएंगे। क्योंकि जब किसान को मदद की ज़रूरत है, अगर आप उसको मदद उस वक्त नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और आखिर में किसान के पास चारा क्या बचता है? आंदोलन करना। और यही आज सामने आ रहा है। मैं इन पार्टियों के घोषणा पत्रों को देख रहा था हरवीर, चुनाव के वक्त जब बीजेपी और अकाली दल ने चुनाव लड़ा था, किसानों को लेकर इतने वादे हैं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर तो इस तरह की बातें कही गई थी, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बदल जाएगा और किसान बहुत खुशहाल हो जाएगा। नहीं, उसमें तो ये वादा किया गया था, जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जब किसान आयोग के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा था कि किसान को उसकी लागत का 50% मुनाफा मिलना चाहिए। यानी कि लागत प्लस 50%। अच्छा, अभी तो उसको आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस में कितना इजाफा कर रहे हैं? 3%, 2%, कई फसलों का फ्रीज कर दिया। आप तो जो इन्फ्लेशन आपका इतना नीचे भी है, आपको तो उसको उसके बराबर भी नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 3 साल से गन्ने का दाम फ्रीज है, 280 रुपया 3 साल से। ऐसा कौन सा उत्पाद है जिसको पैदा करने वाला 3 साल से उसी दाम को लेता, और वो भी नहीं मिलता। उसमें भी जो एरियर्स है 21,000 करोड़, 22,000 करोड़, इवन पंजाब में भी यही हाल है गन्ने का। तो सवाल है कि कौन सी फसल किसान उगाए जिससे वो अपना जीवन चला पाए। और अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, पीछे जब नेचुरल कैलेमिटी हुई, अनटाइमली रेनफॉल हुआ, और आपको पता है कि ये जो इलाका है पंजाब हरियाणा और ये सब जो है, इधर तो बारिश भी बहुत कम हुई है इस बार भी, मानसून का शॉर्टफॉल काफ़ी ज़्यादा है। किसानों ने अलग से अपना डीजल खर्च करके ये सब करके दिया है। सरकार ने कहा डीजल सब्सिडी देंगे, आई डोंट नो क्या मैकेनिज्म है, किसी को मिला भी है नहीं मिला है। तो आप उनका साथ देने के लिए कभी तैयार नहीं होते। हम कहते हैं कि सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए भारत जो है, इतना रेवेन्यू आ रहा है। अभी तो आपका इंडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन में रेवेन्यू का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो क्या किसानों के लिए आप अलग से कोई फंड नहीं बना सकते और इस तरह की कैलेमिटी में उनको मदद नहीं कर सकते? ये एक बड़ी बात है। हरवीर की जिस तरीके से पंजाब की हालत है, फिर में कमोबेश यही हालत करीब 1 दर्जन राज्यों की दिखती है। विकल्प क्या है? उन्होंने एक जनता के हित के लिहाज से रेल रोको आंदोलन को स्थगित कर दिया, नुमाइंदों की घेराव करेंगे, लेकिन किस तरह के सीमित विकल्प लगता है उनके पास दिखते हैं बहुत। देखिए, मेरे ख्याल से एक बड़ी बात निकल के आ रही है कि अभी की जो सरकारें हैं वो किसान के हितों को लेकर के संवेदनहीन है। और मेरे ख्याल से ये संवेदनहीनता कहीं ना कहीं एक बड़े किसान आंदोलन को जन्म देगी, जो पिछले 15-20 साल से छूट गया पीछे। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अपना हक लेने के लिए आगे तो आना पड़ेगा, और क्योंकि कोई बड़ा पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं दिखता। आप सेंटर में भी देख लीजिए, कोई किसानों के हितों की वकालत करने वाला कोई कैबिनेट में ऐसा कोई नुमाइंदा भी नहीं है जो जाकर के मजबूती से किसानों के हित की बात कर सके। आप
तमाम सारे आप लोन रिस्ट्रक्चर करते हैं, देखिए अभी कितने घोटाले सामने आ रहे हैं कि 6,000 करोड़ का हो गया, किसी बड़े इंडस्ट्रिस्ट ने पैसा देश से बाहर भेज दिया। आप क्या ये किसानों के कर्जे के ऊपर टैक्स, ये आपका ब्याज माफ़ नहीं कर सकते? ऐसी दिक्कत में कोई करने को तैयार नहीं है। कितना बड़ा मसला है। तो वही है कि आप कम से कम उसके जो जख्म है उस पर कुछ मरहम लगाने का काम तो करें। फिलहाल इस तरह की सूरत नज़र नहीं आ रही अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा है। हरवीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर तमाम तकनीकी पहलुओं को और मानवीय पहलुओं को सामने रखने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें होंगी। दो राह समय के रथ को घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राजनीतिक मूल्यों में गिरावट, बिखरता सामाजिक ताना बाना, गुम होते सरोकार और भागम भाग भरी जिंदगी जब घने अंधेरे की उदासी में ले जाती है तो दिनकर का प्रकाश उसे उम्मीद के उजाले से भर देता है। विरासत में इस बार जोश और जज्बे के शानदार कवि रामधारी सिंह दिनकर, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और बात बिहार चुनाव की। दूसरे दौर के प्रचार के लिए आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रोहतास के नोखा पहुंचे। उन्होंने विकास के नाम पर वोट मांगे। अमित शाह ने महागठबंधन पर हमला बोला और लालू नीतीश की जोड़ी को विकास विरोधी करार दिया। अमित शाह ने आज रोहतास के नोखा के साथ साथ अरवल और औरंगाबाद के नवीनगर में 3 जनसभाएं की। पहले दौर के बाद अब दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को रोहतास के नोखा में जनसभा की। उन्होंने विकास के नाम पर एनडीए के लिए वोट मांगे, जबकि लालू नीतीश की जोड़ी को विकास विरोधी बताया और विशेष पैकेज को लेकर भी नीतीश कुमार की तीखी आलोचना की। बिहार के युवा के लिए अहंकार की परिसीमा देखिए। कहते हैं हमें पैकेज नहीं चाहिए, बिहार अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा, बिहार अपने आप खड़ा हो जाएगा। अरे नीतीश कुमार, किस गलतफहमी में जी रहे हो? ये पैकेज नीतीश कुमार के लिए नहीं है, ये पैकेज बिहार की जनता के लिए है, बिहार के किसान के लिए है, बिहार के युवा के लिए है। कोई अधिकार नहीं बनता आपको ना बोलने का। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से उनके कार्यकाल का हिसाब मांगा। उन्होंने एक बार फिर से जंगल राज का जिक्र किया। बीजेपी अध्यक्ष ने नीतीश कुमार पर जनता को धोखा देने का भी आरोप लगाया। इसका हिसाब बिहार की जनता, बिहार में बिहारी ही शासन करेगा, मैं कहना चाहता हूं। मगर मेरे इस स्टेटमेंट से खुश मत हो जाना नीतीश कुमार, वो बिहारी आप नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी का बिहारी शासन करेगा, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बिहारी बनेगा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने एक बार फिर आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी का रुख साफ किया। उनका कहना था कि संविधान में मौजूदा आरक्षण के ढांचे का बीजेपी पूरी तरह से समर्थन करती है और विरोधी जबरन गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महागठबंधन की ओर से भी दूसरे दौर का प्रचार अब तेज हो चला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 6 रैलियां की। उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन पर सफाई दी। नीतीश ने कहा कि महागठबंधन में एकता है, लेकिन एनडीए के बीच गंभीर टकराव की स्थिति है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के वादों पर भी सवाल उठाए। भभुआ में रैली के लिए देर से इजाजत के प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना की और करप्शन के मुद्दे पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। हमारे यहाँ तो 4 लाख रुपया लेते दिखा और सब कार्रवाई हुई, और आपके यहाँ जिसके यहाँ 2 करोड़ रुपया नकदी धराया उसको आपने मंत्री बनाया। आप किस मुंह से ये बात बोलते हैं? क्या हुआ व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश में न जाने गाजर मूली की तरह कितने लोग मर रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा और साहित्यकारों पर हमले के विरोध में लेखकों ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। पंजाबी लेखिका दलीप कौर तिवाना ने आज पद्मश्री पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया।
23 से ज़्यादा कवि और लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस कर चुके हैं। इधर केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने इन साहित्यकारों की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बाद साहित्यकार अब दूसरे पुरस्कार भी लौटाने लगे हैं। मशहूर पंजाबी लेखिका दलीप कौर तिवाना ने मंगलवार को पद्मश्री वापस करने का ऐलान किया। माइनॉरिटीज पर जो अत्याचार हो रहे हैं, बहुत देर से हो रहे हैं, अब वक्त आ गया कि जो सोचने वाले लोग उनको इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट करना चाहिए, नहीं तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। एक रोष प्रकट करने का एक तरीका होता है, कोई और तरीके से भी कर सकता है, लेकिन मुझे जो इस वक्त मेरे मन में आया तो मैं अपना एक रोष जो है दर्ज कराने के लिए ये किया। कोई और है, कोई और तरीके से कर सकता है। थिएटर कलाकार माया कृष्ण राव ने भी सोमवार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार लौटाने की घोषणा की है। संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने कहा है कि साहित्यकारों का अपनी बात रखने का तरीका सही नहीं है। अपनी आवाज उठाएं, लेकिन आवाज उठाने का तरीका अगर इसकी गहराई में जाया जाएगा तो हो सकता है कुछ नई चीजें निकले। कहीं ये विचारधारा का कोई टकराव है तो मैं समझता हूँ लोगों को इस पर सोचना चाहिए। अब तक 23 कवि और लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस कर चुके हैं। सोमवार को कश्मीर के लेखक गुलाम नबी ख्याल, गुजराती कवि अनिल जोशी, कन्नड़ लेखक रहमत तारिकरे और पंजाब के 5 लेखकों ने अपने अकादमी पुरस्कार लौटा दिए थे। साहित्यकार सांप्रदायिक हिंसा के मामलों, लेखक और कवियों पर हुए हमले के विरोध में अपने पुरस्कार लौटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस और बीजेपी ने समान नागरिक संहिता बनाने का समर्थन किया है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल का मानना है कि यह काम सहमति से होना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता पर सरकार का रुख जानना चाहा था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार को 3 हफ्ते में अपना जवाब देना है। अदालत ने सोमवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान पूछा था कि वो समान नागरिक संहिता बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है और कब तक फैसला करेगी। बीजेपी ने कोर्ट के रुख पर तुरंत अमल की मांग की है, लेकिन कांग्रेस सबकी सहमति से आगे बढ़ने के पक्ष में है कि हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन इसके ऊपर सहमति के आधार पे ही ये किया जाना चाहिए, न कि मैं आपको जबरदस्ती ऐसी चीज कुछ करूं। केंद्र सरकार को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आज के इस नोटिस के जवाब में इस देश के अंदर एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए, एक समान नागरिक कानून लागू करने के लिए अपनी सहमति दें। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कानूनी जानकारों का रुख भी अलग अलग है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो महिला के मूलभूत अधिकारों के खिलाफ जाता है, उस कानून को इस कोर्ट की जिम्मेदारी होती है रद्द करना। हर एक आदमी एक ही तरह और एक ही लॉ के नीचे ट्रीट किया जाना चाहिए। ये जो एम्बिग्विटी है, जो एक जाति जो मर्जी कर ले, एक रिलीजन डिफरेंट है, दूसरी रिलीजन डिफरेंट है, ये सब बंद करना चाहिए। दरअसल दिल्ली में रहने वाले एक शख्स ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रखी है। अर्जी में उस प्रावधान को चुनौती दी गई है जिसके तहत ईसाई दंपत्ति को आपसी सहमति से तलाक लेने से पहले कम से कम 2 वर्ष तक अलग रहने की अनिवार्यता है, जबकि दूसरे धर्म के लिए 1 वर्ष की अनिवार्यता है। पिछली सुनवाई में सरकार ने कहा था कि वो तलाक कानून में संशोधन के लिए तैयार है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी की हालत बिगड़ने पर आज उन्हें गुंटूर के सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया। वो आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे की मांग को लेकर पिछले 6 दिन से अनशन पर हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें गुर्दे से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में वाईएसआरसीपी समर्थकों ने अपने नेता को हटाए जाने का विरोध किया। जगनमोहन की बहन शर्मिला ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से जबरन अनशन तुड़वाने का भी उन पर आरोप लगाया है। जगनमोहन ऐसे वक्त में अनशन कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य की नई राजधानी अमरावती में आधारशिला रखने के लिए 22 अक्टूबर को राज्य के दौरे पर जाने वाले हैं। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 4 नए मामले और 1 मरीज की मौत के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अब सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने स्वाइन फ्लू से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की। दिल्ली में पिछले ठंड के मौसम में स्वाइन फ्लू से 12 लोगों की मौत हुई थी। देश के दूसरे हिस्सों में भी स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा था। उधर गुजरात में अब तक बीमारी से कम 45 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में भी 3 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना से भी स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए। दवाइयों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। दवाइयाँ पूरी माकूल हैं कि नहीं, उसकी प्रिपेयर्डनेस पूरी है कि नहीं।
पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट उसके दृष्टि से हम लोगों ने चर्चा की और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो काम करेंगे उनके लिए देने की बात है। उसी तरीके से जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी वैक्सीनेशन का विषय है, उसके बारे में हम लोगों ने जो एडवाइजरी इशू की है उसके डिटेल्स को वर्कआउट करके बातचीत हुई। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने कल देशव्यापी हड़ताल करने का फैसला किया है। संगठन का कहना है कि हड़ताल में 30 राज्यों के करीब 8.5 लाख केमिस्ट हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ऑनलाइन शॉपिंग के तर्ज पर देश में ई फार्मेसी की नीति लागू करने जा रही है, जिसका दवा विक्रेता विरोध कर रहे हैं। श्रीलंकाई नौसेना ने कच्चातीव के करीब 24 मछुआरों को आज गिरफ्तार कर लिया। मछुआरों को श्रीलंकाई सीमा में मछलियां पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मछुआरों के संगठन के नेताओं ने सोमवार रात 3000 से ज़्यादा मछुआरे 600 नावों में सवार होकर समुद्र में गए थे और श्रीलंकाई नौसेना के जवान 10 गश्ती नौकाओं और समुद्री बाइक में सवार होकर आए। उन्होंने मछुआरों को डराया धमकाया। इससे पहले भी श्रीलंकाई नौसेना ने 10 अक्टूबर को भी नगापत्तनम जिले के 19 मछुआरों को गिरफ्तार किया था। विजयदशमी के त्यौहार को देखते हुए नेपाल में मधेशियों ने फिलहाल आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया। हालांकि सीमा की नाकेबंदी जारी रहेगी। उस बीच नेपाल में जरूरी ईंधन की आपूर्ति बहाल होने से लोगों ने अब राहत की सांस ली। नेपाल में महीने भर के जारी विरोध प्रदर्शन की वजह से यातायात बाधित हुआ है। भारतीय सीमा पर इस रुकावट की वजह से अभी भी हजारों की संख्या में ट्रक खड़े हैं और नेपाल की सीमा में प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 3 दिन के दौरे पर इजरायल पहुंच गए हैं। दोनों देश दोहरे कराधान समेत कई समझौतों पर दस्तखत करेंगे। राष्ट्रपति कल इजरायल की संसद को भी संबोधित करेंगे। इजरायल की राजधानी यरूशलेम पहुंचने पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भव्य स्वागत किया गया। किसी भी भारतीय राष्ट्र अध्यक्ष की ये पहली इजरायल यात्रा है। इजरायल ने कहा है कि इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में और मजबूती आएगी। There are two major MOUs that we're about to sign. The first one is the prevention of double taxation, and the second one is cooperation in culture and culture exchange. प्रणब मुखर्जी की मुलाकात इजरायल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी होगी। इन मुलाकातों में आर्थिक, वैज्ञानिक, चिकित्सा और कृषि समेत दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। Organize a special session of the Parliament of the Knesset in which the President will give a speech to the 120 Parliament members of the Knesset. इजरायल से पहले राष्ट्रपति फिलिस्तीन के दौरे पर थे, जहां प्रणब मुखर्जी ने मध्य पूर्व में शांति को भारत के हित में बताया। उन्होंने दोनों देशों के बीच राजनीतिक संवाद बढ़ाने, आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग तेज करने और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। भारत ने फिलिस्तीनी छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की संख्या बढ़ाकर हर साल 100 कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ईरान की संसद ने पश्चिमी देशों के साथ परमाणु करार को मंजूरी दे दी है। करार के पक्ष में 161 वोट पड़े, जबकि विरोध में 59। अब इस करार को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। ईरान ने सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों और जर्मनी के साथ 14 जुलाई को समझौता किया था। इसके तहत ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से छूट मिलेगी, जबकि उसे अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगानी होगी। ईरान और अमेरिका में कट्टरपंथी इस करार के खिलाफ वोटिंग की मांग कर रहे थे। अमेरिकी कांग्रेस ने भी समझौता रोकने की रिपब्लिकन पार्टी की कोशिशें नाकाम रही। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।